आजकल की दुनिया में ना एक सोशल मीडिया पोस्ट भी क्रांति की आग भड़का सकती है। तो चलिए इसी तरह के एक पेचीदा मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। कैसे नेपाल में जेनजी ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने पूरे देश को रोक दिया और यहां तक कि सरकार को भी उखाड़ फेंका। कहानी की शुरुआत होती है एकदम जबरदस्त उथल-पुथल से। सोचिए, संसद की इमारतों में आग लगी है, नेता हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं और सड़कों पर उतर आई है प्रदर्शनकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रदर्शनकारी हैं कौन? तो जो सोर्स मटेरियल है वो इन्हें जेनजी कहता है, मतलब वो पीढ़ी जो ऑनलाइन ही बड़ी हुई है और अपने गुस्से को आवाज देने के लिए भी उन्होंने उसी डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल किया। तो आखिर इस आग को हवा मिली कहां से? इसकी जड़ में था वो गहरा सिस्टम में बैठा हुआ भ्रष्टाचार जिसने पूरे देश को मानो पंगु बना दिया था। इस गुस्से की वजह समझने के लिए ना जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। शुरुआत एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होती है जिसमें करीब 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो गिरी बंदूक घोटाला सामने आया जो लगभग 54,000 करोड़ रुपए का था। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, इसमें 13,000 करोड़ से भी ज्यादा की हेराफेरी हुई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाते हैं, एक बहुत गहरे और फैले हुए करप्शन का। अब इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ा? बहुत ही भयानक। कमरतोड़ महंगाई, युवाओं में बेरोजगारी और एक ऐसी निराशा की भावना कि कुछ नौजवानों को तो विदेशी जंग में लड़ने तक जाना पड़ा। और इसी निराशा के बीच ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास साफ साफ दिख रहा था। एक तरफ तो आम नागरिक थे जो रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे राजनेताओं के बच्चे जो सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी का खुलकर दिखावा कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था उसमें चिंगारी किसने लगाई। जहां सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी गलतियां की। सबसे पहले आलोचना को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने नारा दिया, भ्रष्टाचार बैन करो, सोशल मीडिया नहीं। फिर पुलिस को घातक बल प्रयोग करने का आदेश दिया गया और बस इसी हिंसा ने जनता को एकजुट कर दिया और एक विरोध को पूरी क्रांति में बदल दिया। अच्छा, अब जो सोर्स मटेरियल है उसका ये कहना है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो कोई अलग थलग घटना नहीं है। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या ये वाकई में एक अचानक हुआ विद्रोह था या फिर ये एक जाने पहचाने और ज्यादा चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है? देखिए, सोर्स इस टाइमलाइन को सामने रखता है। इसमें यह बताया गया है कि नेपाल की घटनाएं असल में उन कई शासन परिवर्तनों की एक कड़ी से मिलती जुलती हैं जो कथित रूप से बाहरी ताकतों से प्रभावित थीं और उन सरकारों को निशाना बनाती थीं जो पश्चिमी देशों के साथ नहीं थीं। तो इस विश्लेषण के मुताबिक सबसे जरूरी बात यह है कि विदेशी फंडिंग वाले एनजीओज, मतलब जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, वो कथित तौर पे एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो पैसा और सपोर्ट देकर टारगेट किए गए देशों में अस्थिरता पैदा करते हैं। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर ले आता है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। सोर्स का तर्क यह है कि हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी लगभग पूरी निर्भरता। यही प्लेटफॉर्म है जो हमारी सूचना और बातचीत को कंट्रोल करते हैं। तो इस कमजोरी से निपटने के लिए सोर्स एक बड़ी स्ट्रैटेजी का प्रस्ताव रखता है, एक संप्रभु यानी कि एक आजाद और आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम बनाना।